नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर। प्रदेश में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी हो चुका है। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा के लिए अलर्ट जारी हुआ है। बलरामपुर, जशपुर, कबीरधाम जिले के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। बिलासपुर, पेंड्रा रोड, दुर्ग, यहां भी इसी तरह की स्थिति है। इन जिलों से एक दो पॉकेट में शीतलहर चलने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की ओवरऑल यही स्थिति कि लगातार ठंड कहर बरपा रही है और अब शीतलहर को लेकर देखिए येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, कबीरधाम, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर आने वाले समय में ये संभावना कि शीतलहर चलेगी और यहाँ का तापमान और ज्यादा गिरावट पर दर्ज किया जा सकता है। तो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी हो चुकी है और अपील लगातार यही रहती है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ठंड के मौसम में आमतौर पर लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसके बाद परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो इन जिलों से लगे तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शीतलहर चलने की संभावना, जिसे लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। मुख्यतः कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, कबीरधाम, बिलासपुर, पेंड्रा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर शीतलहर चल सकती है। और तमाम जिलों में फिलहाल स्थिति क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये भी आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सूरजपुर, गरियाबंद, कोरबा, सभी जगह पर तापमान 10 डिग्री से ही कम। चलिए अब विस्तार से चर्चा करेंगे हर जिले को लेकर। सबसे पहले अंबिकापुर की हम स्थिति समझेंगे। श्रवण महंत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंबिकापुर में श्रवण, क्या कुछ स्थिति है, आगे क्या संभावना है, साथ ही शीतलहर चलने वाली है, इस बारे में भी जानकारी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई है। बिल्कुल अवंतिका, अंबिकापुर की बात करूं तो तापमान में थोड़े से बढ़ोतरी हुई है। तापमान आज का 8 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है, लेकिन जो ठंड की स्थिति बताऊं तो शीतलहर जैसी स्थिति है। आज भी जो लोग हैं वो ठंड का सितम झेल रहे हैं, जो गर्म कपड़ों और अलाव के सहारे के बिना ये जो है सरगुजा जिला के लोग जो है उबर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो ठंड है वो लगातार कमी आई थी, लेकिन थोड़ा सा अभी बढ़ोतरी इसमें दिखी है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में जो है शीतलहर का जैसा आने वाला है, और शीतलहर के लेकर के जो जिला प्रशासन है वो भी अलर्ट हो चुका है और जलाव की व्यवस्था की जा रही है। तमाम तरह के जो है जो सूचना है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जो है ठंड का जो सितम है वो जब बढ़ेगा तो आप जरूरी काम पे ही निकले। और चूंकि मैन पार्ट की बात करूं तो मैन पार्ट में स्थिति काफी स्थिति है कि वहां का तापमान जो है बिल्कुल 5 से 4 सेंटीग्रेड हो जा रहा है, और वहां पर जो है बर्फ की चादर सुबह सुबह जो है जम जा रही है, और जो वहां का जो है ठंड का सितम काफी ज्यादा है। लोग वहां अभी सुबह जितना अभी तापमान जितना है वहां सुबह सुबह है काफी ठंड पड़ रही है। वहां अंबिकापुर की बात करूं तो यहाँ अभी 8 सेंटीग्रेड तापमान है, थोड़ा सी राहत है। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका श्रवण, अंबिकापुर की स्थिति हमें समझाने के लिए। हमारे साथ वरुण राय जुड़ चुके हैं। सूरजपुर के बारे में हम जानकारी लेंगे। वरुण, क्या कुछ स्थिति है सूरजपुर की, आगे के लिए क्या कुछ संभावना है? अवंतिका, जिस तरह से लगातार बीते एक सप्ताह से यहाँ शीतलहर और कोहरे का आलम बना हुआ है, और लगातार जो दिन की भी स्थिति होती है और शीतलहर की स्थिति होती है, तो खासकर ग्रामीण बाहुल्य इलाका है सूरजपुर। ऐसे में जो अब जो लगातार 7 दिनों से जो जिस तरह से यहाँ पर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक न्यूनतम लगातार बना हुआ है, तो जो ग्रामीण इलाकों की खासकर अस्पतालों में अब जो देखने जा रही है सर्दी जुकाम के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में जो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग जो सुबह घरों से निकलने और देर शाम घरों से निकलने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है, मना कर रहा है घर से निकलने के लिए, तो ऐसी स्थिति में फिर भी जो कामकाजी लोग हैं उन्हें मजबूरन निकलना ही पड़ता है। लेकिन जो खासकर अब अस्पतालों में देखने को मिल रहा है सर्दी जुकाम के मरीज में भी इजाफा हो रहा है। तो फिलहाल आने वाले और 1-2 दिन जो हालात बना रहेंगे शीतलहर के और ठंड में इसी तरह का इजाफा होते रहेगा। तो खासकर सबसे बड़ी चीज है कि स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के जो प्रशासन निर्देश दिए वो ग्रामीण इलाकों में चुनौती भरी नजर आई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ठंड बढ़ती है प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती वरुण हो जाता है, लेकिन जरूरी ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार रहे इसके लिए। शुक्रिया आपका वरुण इस पूरी जानकारी के लिए। अब गरियाबंद आपको सीधे लिए चलते हैं। सही कि शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेख, क्या कुछ स्थिति है गरियाबंद को लेकर, क्या स्वास्थ्य अमला और प्रशासन जमीनी स्तर पर अलर्ट नजर आ रहा है?
जी देखिए, ठंड को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट है। लोगों को ज्यादातर हिदायत दे रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से कोई परेशानी आती है तो वो स्वास्थ्य विभाग पहुंचे और पहले इलाज कराए, क्योंकि ठंड की वजह से सबसे ज्यादा सर्दी जुकाम की शिकायतें आ रही हैं। और ठंड की अगर बात करें तो गरियाबंद जिले में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और सुबह से काफी कोहरे का आलम रहता है। राहगीरों को परेशानी होती है और साथ ही स्कूल, जो सुबह स्कूल लगते हैं, उन स्कूली बच्चों को भी काफी ज्यादा ठंड से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और प्रशासन भी लगातार चौक चौराहों पर जाकर लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें ठंड से बचा कर रखें, क्योंकि ठंड जो है जनवरी में काफी ज्यादा बढ़ गया है और कभी कभी तो घने बादल भी छा जाते हैं, जिसके वजह से जो ठंड का जो कहर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। कोहरा जो है लगातार दिन भर उसका असर रहता है और ठंड की वजह से जो ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं उन्हें भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और सुबह से जो लोग हैं वो गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाजारों में भी जो गर्म कपड़े हैं उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो जाहिर तौर पर है कि पिछले कुछ दिनों में ठंड का जो असर है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जी अवंतिका जी। ठीक है, शुक्रिया आपका शेख इस जानकारी के लिए। और अब प्रशांत से हम स्थिति समझेंगे मुंगेली को लेकर। प्रशांत, मुंगेली में आमतौर पर पारा काफी कम हो जाता है और ठंड लगातार कहर बरपाती है, हर सीजन में ही देखा जाए तो। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, आगे के लिए क्या कुछ संभावना है? जी निश्चित रूप से मुंगेली जिले में भी ठंड का सितम जारी है और हफ्ते भर से बात करें लगातार जो तापमान है नीचे गिरते जा रहा है और आज भी तापमान 9 डिग्री न्यूनतम पर है, जिसके चलते लोगों को ठंड से काफी परेशानी हो रही है। इस समय हम एक चौक में हैं जहां आप देख सकते हैं कि लोग आग से बचने के लिए किस तरह जतन कर रहे हैं, ठंड से बचने के लिए किस तरह जतन कर रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं मैं बता दूं कि अभी तक नगर पंचायत के नगर पालिका के द्वारा किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों को और परेशानियां हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ, खास करके सुबह निकलने वाले लोग जो काम के लिए निकलते हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह परेशानी हो रही है ठंड से आप लोगों को? बेहद ठंडी है और नगर पंचायत लोरमी की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। आम पब्लिक कचरे को जला करके, टूटे फूटे लकड़ी को जला करके आग ताप रही। तो देख सकते हैं लोगों की नाराजगी भी नगर पालिका, नगर पंचायत को लेकर है, क्योंकि किसी तरह के अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था नहीं की गई है। और आप देख सकते हैं लोग अपने व्यवस्था से आग का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ठंड काफी बढ़ी हुई है। और खास करके वनांचल इलाका, लुरमी का वनांचल इलाका, जहां तापमान बहुत कम रहता है, जिसके चलते परेशानी हो रही है। वहीं बात करें सुबह पाली में जो स्कूल लगते हैं, तो उसमें जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह 7:30 बजे उनकी स्कूल लगती है। तो जो दूर दूर से गांव से जो बच्चे आते हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो मरीजों की संख्या है, खास करके सर्दी खांसी जुकाम के, उनकी संख्या बढ़ी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। तुम्हारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जिलों से आपको स्थिति समझा रहे थे। आगे जाकर कहर बरपाएगी ठंड, इसी तरह की संभावना फिलहाल के लिए। और अब जामनगर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जामनगर एयरपोर्ट पर रूस की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। मॉस्को से गोवा की ओर ये फ्लाइट जा रही थी, इमरजेंसी लैंडिंग इसकी करवाई गई है। फ्लाइट में संदिग्ध सामान होने की आशंका है और इसी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। कलेक्टर, पुलिस समेत आला अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। बम निरोधी दस्ता भी मौके पर पहुंचा है। एम्बुलेंस की भी मदद ली जा सकती है, इसलिए एम्बुलेंस को भी वहां पर तैनात किया गया है। तो जामनगर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फ्लाइट की अचानक से लैंडिंग करवानी पड़ी। मॉस्को से गोवा की ओर ये फ्लाइट जा रही थी, लेकिन इस बीच ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध सामान इसमें हो सकता है और इस वजह से कलेक्टर को, पुलिस को भी मौके पर बुलवाया गया है। तो बम निरोधी दस्ता भी मौके पर मौजूद है। एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच चुकी है। जांच अब की जा रही है। और अब रायपुर से बड़ी जानकारी। सीएम भूपेश बघेल आज सूरजपुर का दौरा करने वाले हैं। आज सीएम गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को एक बड़ी सौगात देंगे। हितग्राहियों को 7 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान किया जाएगा। तो हितग्राहियों के खाते में पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का भी सम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है। आज 63वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में इस सम्मेलन को रखा जा रहा है। वार्षिक सम्मेलन में भी सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे।
और अब गरियाबंद से बड़ी खबर है। राजिम माघी पुन्नी मेले को लेकर आज बैठक होने जा रही है। राजिम में धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ये बैठक लेंगे। कलेक्टर ने अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दे दिए हैं। 5 से 18 फरवरी महाशिवरात्रि तक माघी पुन्नी मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार इस मेले को लेकर विशेष तैयारी, जिसे लेकर बैठक में चर्चा की जानी है। अपनी मांगों को लेकर सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों ने 16 जनवरी से आंदोलन पर जाने का ऐलान कर दिया है। 16 से 20 जनवरी तक जिला मुख्यालयों में धरना देंगे। साथ ही साथ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सिन्हा ने चेतावनी दी है। कहा है कि अगर 26 जनवरी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो 30 जनवरी से 45,000 से ज्यादा कर्मचारी एक साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने के लिए तैयार। सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात कही गई थी और शीतकालीन सत्र में कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारी आशान्वित थे कि नियमितीकरण की घोषणा होगी, लेकिन वो घोषणा नहीं हुई है और सभी संविदा कर्मचारी 16 से 20 तारीख तक अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएंगे। तत्पश्चात 26 जनवरी को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंच पर नियमितीकरण की घोषणा नहीं करते हैं तो 30 तारीख से सभी संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ ने भी एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। कांकेर जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका की मांगों को अनसुना कर रही है। चुनाव के पहले सरकार ने वेतन कलेक्टर दर पर दिए जाने की घोषणा की थी, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। इन सभी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कांकेर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंप चुकी है। व्यवस्था शासन जानेगी कि क्या व्यवस्था करती है, क्योंकि हम तो अपने विभाग के अलावा अन्य विभाग का भी काम हम सभी शासन से जुड़ के करते हैं। उसके बावजूद शासन जब हमारे मांगों को अनदेखा कर रहा है तो अब नौनिहालों का जो हम संभालते थे वो शासन अब जानेगा कि क्या करना है उनका आगे। हमारी 6 सूत्रीय मांग है, जो जायज़ मांग है वो हमें शासन जल्दी से जल्दी पूरा करे ताकि हड़ताल की नौबत ही ना आए। हम यही आशा रखेंगे शासन से कि हमारी जो मुख्य मांग है, सबसे प्रथम कि हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक ना दिया जाए तब तक हमें उनका ही घोषणा जो उन्होंने किया था कि हमें कलेक्टर दर देंगे, उन्हीं पर अमल किया जाए। यही हमारा मुख्य मांग है। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर खरो करेंगे। 2 अलग अलग जगहों से 243 बोरी अवैध धान जब्त की गई है। अवैध धान खपाने की कोशिश की जा रही थी। जिले में धान खरीदी का अंतिम दौर चल रहा है और इस बीच लगातार ये कोशिश कि अवैध धान को खपाया जाए, लेकिन बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यहां से अवैध धान को जब्त किया है। खरीदी केंद्रों में अवैध धान खपाने की कोशिश चल रही थी। और बिलासपुर के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में सतनामी समाज के नेताओं से दुर्व्यवहार का मामला गरमाता जा रहा है। सतनामी समाज ने मामले में स्थानीय विधायक रश्मि सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाज ने विधायक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए कलेक्टर और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। सीएम भूपेश बघेल से इस मामले की शिकायत की है। अनुसूचित समाज की सुरक्षा की भी मांग की गई है। दरअसल 31 दिसंबर को तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के काठा कोनी में गुरु घासीदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सामाजिक पदाधिकारी और सामाजिक नेता मंच पर मौजूद थे और इसी दौरान तखतपुर विधायक भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। सामाजिक नेताओं का आरोप है कि इस दौरान विधायक रश्मि सिंह ने सामाजिक लोगों को अपमानित करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संघ ने सरकार से मांग की है आंगनवाड़ी और मिड डे मील में सभी को अंडा दिया जाए, जिससे कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। दरअसल सरगुजा जिले में 3000 से ज्यादा कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अंडा तो दिया जाता है, लेकिन इनकी मांग है कि आंगनवाड़ी में आने वाले सभी बच्चों को अंडे वितरित किए जाएं। इसी क्रम में अंडा दो अभियान के तहत कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। और रायपुर में आखिरकार उस घड़ी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जिसका लोगों को खासकर खेल प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था। बात करें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की, जिसकी तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। 21 जनवरी वो दिन जो छत्तीसगढ़ के खेल के इतिहास में अहम साबित होने जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होने जा रहा है। 21 जनवरी को यह मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है, जिसके लिए 19 जनवरी को ही दोनों टीमें राजधानी पहुंच जाएंगी। वहीं मैच को देखते हुए पिच की तैयारी के साथ ही सुरक्षा बंदोबस्त अभी से किए जा रहे हैं।
19 तारीख को यहाँ आ जाएगी और 20 तारीख को वो अपना प्रैक्टिस करेंगे और 21 को मैच खेलेंगे। पहले भी चूँकि अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स आते रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की जो व्यवस्था होती है जो कि पुलिस प्रशासन के पास होती है और हमारे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, तो सारी व्यवस्था की तैयारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला मैच है छत्तीसगढ़ में और क्रिकेट तो आप जानते ही हैं कि एक ऐसा गेम है जो घर घर में है, तो उत्साह तो बहुत ज़्यादा है। अब जाहिर सा सवाल क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से होगा कि टिकट कैसे और कब मिलेगा। तो आपको बता दें कि 11 जनवरी को शाम 4 बजे से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू होनी है और पेटीएम के जरिए क्रिकेट प्रेमी इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा खास बात यह भी है कि कुल 1500 विद्यार्थियों को मात्र 300 रुपए में टिकट देने की व्यवस्था रखी गई है। खेल प्रेमियों के लिए टिकट काउंटर भी बनाया गया है। इसके साथ ही टिकट दर 500, 1000, 1250 और 1500 रुपए तय की गई है। वहीं सिल्वर क्लास टिकट 5000, गोल्ड क्लास टिकट 6000, प्लेटिनियम क्लास 7500 और कॉर्पोरेट क्लास टिकट 10,000 रुपए में मिल सकेगा। टिकट्स देखिए, टिकट्स आपको 11 तारीख के 4 बजे के आसपास ऑनलाइन हो जाएगी और ये पेटीएम के वेबसाइट्स पे आपको अवेलेबल होगी। पेटीएम भी एजेंसी है उस टिकट की ऑनलाइन के लिए और शुरू में जो टिकट्स 3 दिन तक जो भी ऑनलाइन परचेज करेगा उसको कोरियर की व्यवस्था की गई है, उसके पास टिकट फिजिकल कोरियर जाएगी और उसके बाद अगर टिकट्स जो हैं वो फिर हमारे सेंटर्स रहेंगे, कियोस्क जो भी रहेंगे, बॉक्स ऑफिस वगैरह, और वहाँ से फिर टिकट हम फिजिकली देना चालू करेंगे। 300 रुपये की टिकट हमने स्टूडेंट्स के लिए रखी है और स्टूडेंट्स का टिकट का सिस्टम वो ऑनलाइन नहीं मिलेगी क्योंकि मैं उसमें उसका आइडेंटिटी कार्ड देखना है, उसका स्कूल का लेटर देखना है, तो उसका काउंटर हम अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हम RDCA में ही खोलेंगे और एक बच्चा एक टिकट ले सकेगा। बता दें कि रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम देश में दूसरा और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और 21 तारीख को यहां होने जा रहे पहले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के बाद सभी खेल प्रेमी यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में रायपुर के स्टेडियम में और भी मैच खेले जाएं और दर्शकों को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मैदान में ही करीब से खेलता हुआ देखने का मौका मिल सके। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। और छत्तीसगढ़ के भिलाई में डॉग लवर्स एसोसिएशन के द्वारा 22वें डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश समेत कई अन्य प्रदेशों से लोग अपने अपने डॉग्स लेकर पहुंचे। इस दौरान कई प्रजाति के डॉग आकर्षण का केंद्र बने रहे और लोगों ने भी इसका जमकर लुत्फ उठाया। आपने डांस शो तो देखा होगा, आपने सिंगिंग शो भी देखा होगा और ना जाने कितने शो आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी डॉग शो देखा है? चलिए आज हम आपको एक ऐसा ही शो दिखाने जा रहे हैं जहां एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं बल्कि कई प्रजातियों के डॉग दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भी कहेंगे वाह डॉग हो तो ऐसे। तस्वीरों में दिख रहे ये डॉग्स शो में पार्टिसिपेट करने आए हैं, जो अपनी खूबसूरती और समझदारी का नमूना पेश कर रहे हैं। वहीं इनके मालिक भी डॉग शो में आकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज की डॉग देख के तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है एंड ये भी बहुत एंजॉय कर रहा है। कितना इंतजार होता है डॉग शो का? बहुत ठंड का इसीलिए इंतजार होता है कि डॉग शो होगा। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये डॉग शो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम डॉग शो के लिए लेकर आ रही हूँ मैं इनको, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर आके। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही है इस डॉग शो। तो आपने सुना, कोई नागपुर से आया है तो कोई MP से। वहीं डॉग शो आयोजन समिति के अध्यक्ष ने बताया कि शो को 2 कैटेगरी में रखा गया है, एक प्रोफेशनल और एक नॉन प्रोफेशनल। जहां प्रोफेशनल में बाहर से आए डॉग्स को रखा गया है तो वहीं नॉन प्रोफेशनल में देशी डॉग्स को रखा गया है। कोरोना के कारण करीब 2 साल बाद ये मौका आया है जब लोगों को इतने सारे डॉग्स की वैरायटी देखने को मिली। यही नहीं, उनका आज्ञाकारी प्रशिक्षण भी शो का खास आकर्षण रहा। विगत लगातार कई वर्षों से मुझे अतिथि के रूप में बुलाते हैं, मैं उपस्थित होता हूं। मैं देखता हूं पूरे भारतवर्ष से लगभग
हर प्रदेश से डॉग लेके आते हैं। बहुत ही लोगों में देख रहा हूँ धीरे धीरे डॉग के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत ज़्यादा एक उनके प्रति रुझान बढ़ते जा रहा है। मैं कह रहा लोग मतलब एक से एक डॉग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग भी एकदम बहुत इससे आकर्षित होकर पूरा बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ लगा के रखे हुए हैं। वहीं इस डॉग शो में डॉग के लिए फ्री वैक्सीनेशन से लेकर उनकी डाइट तक की जानकारी दी जा रही है, जिससे डॉग की सही से देखरेख हो सके। खैर, इस शो में आए डॉग्स को देखकर इतना तो जरूर कह सकते हैं कि ऐसे शो होते रहने चाहिए ताकि लोगों का जानवरों के प्रति लगाव बढ़ता रहे। कहा तो ये भी जाता है कि इंसानों से भी ज्यादा वफादार डॉग्स होते हैं। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18 दुर्ग। और अब 25 सेकंड में खबर।